नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी पढ़ने वाले हैं। जो पाठ 1 नंबर है, ये गोधूली भाग 2 के पहला नंबर पाठ है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ना है। सेकंड पार्ट का मतलब होता है कि ये वीडियो का सेकंड है, जिसके हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? यानी ओनली वन सब्जेक्टिव जानेंगे, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। पार्ट 3 जो आएगा, पार्ट 3 में हम लोग ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूरा क्लियर करने वाले हैं। और इसमें हम लोग जानेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के लिखा हुआ कुछ बात है, उन्हीं के पर कुछ चर्चा करेंगे क्वेश्चन के साथ में, और बिल्कुल फुल्ली फाइनल करके हम लोग जाएंगे। ये पूरे से एकदम ये पूरा डाउट एकदम क्लियर कर लेंगे। साथ में जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसको भी एकदम फाइनल कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि नहीं इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एकदम धमाकेदार दम आप देखिए कि धमाकेदार दम परफॉर्मेंस इसमें आने वाला है। चलिए हम लोग जानेंगे पहला नंबर में, और इस पहला नंबर क्वेश्चन के साथ हम क्लियर करके चलेंगे कि लेखक जो है ये किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का जो स्वरूप है वो क्या है? लेखक हैं वो किस विडंबना की बात करते हैं, और विडंबना का जो स्वरूप है वो क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और इस विडंबना का स्वरूप क्या है? इसका हम लोग आंसर जानेंगे। तो आंसर में देखिए क्या कहता है कि बाबा साहेब समाज में व्याप्त उस विडंबना की बात करते हैं। बाबा साहब हैं जो समाज में जो हेला हुआ है, समाज में जो समाया हुआ है विडंबना, उस विडंबना की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जाति प्रथा। जो कहते हैं कि जो समाज में जाति प्रथा का रूप में पैर जमाए हुए है, जाति प्रथा के नाम पर पैर जमाए हुए, धाक जमाए हुए है, उस विडंबना की बात करते हैं। बाबा साहेब हमारे समाज में, आदर्श समाज में से बढ़िया समाज में उस विडंबना की बात करते हैं जो पैर जमाए हुए है जाति प्रथा के नाम पर। किसके नाम पर? जाति प्रथा के नाम पर उस विडंबना की बाबा साहब बात करते हैं। समाज में कहता है श्रम का विभाजन, समाज में जो श्रम यानी काम का जो विभाजन है ये जाति के आधार पर है। समाज में एक काम का बंटवारा किस पे है? जाति के आधार पे है। और जाति के आधार पर जो समाज में बंटवारा किया गया है, इस ये जो है ऊंच नीच का भाव पैदा करता है। किस चीज का भाव पैदा करता है? ऊंच नीच का भाव को पैदा करता है। समाज में श्रम का आधार, समाज में श्रम का आधार यानी काम का जो बंटवारा हो, ये वर्ण और व्याप्त कहता है को अस्थायी कर दिया गया है, और यही विडंबना का स्वरूप है। यही विडंबना का क्या है? स्वरूप है। क्लियर? बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आपको समझ में आए, और एवं आपको समझ में आएगा ही आएगा। और साथ में आपको क्वेश्चन आंसर जो बचता है तो इसको आप नोट को भी बनाते चलिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन में कहता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। पोषक मतलब होता है पोषक, पोषक पता है? पोषक मतलब होता है खाना। पोषक मतलब क्या होता है? खाना। जिस पे हम निर्भर रहते हैं ना, जिस वस्तु पे हम लोग निर्भर रहते हैं, जिस जीव है जिस चीज पे निर्भर होता है, वो उसका पोषक होता है। ये जातिवाद के पोषक यानी किस जो व्यक्ति इनका पोषक किए हुए, इसको पाले हुए कि बढ़िया है, ये हमारे समर्थन में है। ये क्या है? हमारे समर्थन में। यानी जातिवाद को जो समर्थक लोग हैं, समर्थन जो समर्थन करते हैं, उस पोषकों की बात कर रहा है कि जातिवाद के जो पोषक है, जो इसको समर्थक करते हैं, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये जो हमारे है भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जातिवाद के समर्थकों पर, जातिवाद के समर्थकों पर क्या तर्क देते हैं, जिस पे बात करते हैं कि क्या तर्क देते हैं। हम लोग उत्तर में जानेंगे कि जातिवाद क्या जानेंगे कि जातिवाद के पोषक तत्व जो इसके समर्थक व्यक्ति हैं, उनके तर्क पर ये बताते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज यानी कि बढ़िया समाज के लिए, आजकल के आधुनिक मतलब आजकल वर्तमान समय में जो सभ्य समाज यानी बढ़िया समाज में क्या होता है? कार्य कुशलता, काम के अनुसार यानी काम में जो निपुणता होता है, उस कार्य कुशलता के बारे में बात करता है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन यानी काम का जो बंटवारा होता है, श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा यानी श्रम का विभाजन किया है, वह आवश्यक माना गया है। एक आगे माना गया है, आवश्यक माना गया है। और यही है जो जाति प्रथा का श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। यही जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। यही जाति प्रथा है जो श्रम विभाजन का क्या है? दूसरा रूप है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन आपको समझाएंगे ताकि आपको आंसर खुद से खुद लगेगा। आप जैसे बुक इसका लेक्चर पढ़ेंगे वैसे आपको लगेगा कि इसका आंसर हम खुद जान रहे थे, ऐसे बना लीजिएगा आप खुद। ऐसा आपको लगेगा, ऐसा महसूस कराएंगे क्वेश्चन समझा कर। आंसर तो समझाएंगे ही समझाएंगे, साथ में क्वेश्चन भी समझाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए
तो पर लेखक की प्रमुखता, लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है, लेखक है जो किस लेखक को इस बारे में आपत्ति क्या है, ये जातिवाद के लिए इनको आपत्ति क्या है, उस आपत्ति को दर्शाना है कि इनको किस चीज के लिए आपत्ति होता है। तो देखिए जाति प्रथा का श्रम विभाजन है, इसके लिए लेखक को आपत्ति होता है कि इनको ये समर्थन नहीं करते कि हमारे समर्थन में नहीं है, हमसे बिल्कुल अलग है, हम इससे हटाना चाहते हैं और इससे पर दूसरा अपना चीज लाना चाहते हैं। ये बिल्कुल जातिवाद के समर्थक थे ही नहीं, इनको जातिवाद पे आपत्ति था। और उस आपत्ति के बारे में बात करेंगे। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर, जातिवाद के पक्षों पर दिए गए तर्कों पर लेखक का विचार है, लेखक का मन का जो विचार है, भाव है, वो जानेंगे कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का है उचित विभाजन नहीं, ये श्रम विभाजन का उचित विभाजन, सही विभाजन नहीं करता। जाति प्रथा तो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप, लेकिन जाति प्रथा श्रमिक लोगों को बढ़िया तरह से विभाजन नहीं करता, बढ़िया तरह से विभाजन नहीं करता, क्योंकि यह श्रम के साथ श्रमिकों को, श्रम यानी काम के साथ में मजदूरों को, श्रम माने होता है काम यानी कि मेहनत, जो मजदूर जिसको मजदूरी करते हैं और जो मजदूर होते हैं उसको श्रमिक कहते हैं। तो कहता है क्योंकि यह श्रमिकों को, यानी श्रम जो है, काम जो है, मजदूरों को, काम है वो मजदूरों को विभाजन कर देता है, काम में है जो मजदूरों को विभाजित करता है। हमको होना चाहिए था क्या कि मजदूर अपने काम को बंटवारा करता, लेकिन काम मजदूर को बंटवारा कर रहा है। काम किसको बंटवारा कर रहा है? मजदूर को बंटवारा कर रहा है। तो कहता है कि जाति प्रथा जो है श्रम क्या जो साथ लिए हुए है, तो यह श्रम के साथ श्रमिकों को यानी मजदूरों को क्या करता है? एक विभाजन करता है। और यह पेशे को जन्मजात, यानी जन्मजात मतलब एक पेशा माने रोजगार, और जन्मजात मतलब जीवन भर, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म लेने से पहले तय हो जाता है और मृत्यु होते होते तक ये साथ नहीं छोड़ता। कहता है कि यह पेशा जन्मजात बना देता है। जन्मजात मतलब जन्म के पहले से लेकर के जन्म के बाद तक ये पेशा आपके साथ में रहेगा, ये पेशा छोड़ के दूसरे पेशा आप नहीं अपना सकते, है ना। कहता है और व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य चयन नहीं कर सकता। व्यक्ति है अपने क्षमता के अनुसार अपना काम को चुन नहीं सकता कि हम इस क्षमता लायक हैं, हम क्रिकेट खेलने वाले हैं तो हम क्रिकेट में बड़ी अच्छा मारते हैं, हम क्रिकेटर बनेंगे, वो आप नहीं अपने मन से चुन सकते हैं। या जो किसानी कर रहा है उसको अगर किसान में ज्यादा एक्सपीरियंस है वो काम नहीं कर सकते। अपने मर्जी से आप कोई काम नहीं कर सकते, अपने क्षमता के अनुसार कोई काम को आप नहीं चुन सकते, ये बात करता है ना। कहता अतः यह विभाजन अनुचित है, यह विभाजन है ये बिल्कुल गलत है, ये अनुचित है, ये न्यायशील नहीं है, ये विभाजन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इनको आपत्ति होता है। किनको? भीमराव अंबेडकर जी को आपत्ति होती है। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। कहता है जाति भारतीय, जाति जो है वो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों है, क्यों नहीं कही जा सकती। कहता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जाती, यानी क्यों कहीं नहीं कही जा सकती। अब जाति जो है हमको बताते हैं कि जाति प्रथा जो है ये केवल इंडिया में माना जाता है, विदेशों में नहीं। दुनिया का कोई वैसा देश में चले जाइए, ये जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है ये कहीं नहीं है। सब अपने अपने मर्जी से काम चुन सकता है, लेकिन सिर्फ केवल इंडिया ऐसा देश है जहां पर श्रम विभाजन जो है जाति का रूप लिया है, जाति प्रथा का एक दूसरा रूप ले लिया है। यानी जाति के अनुसार उनको काम को बंटवारा कर दिया गया है कि इस जाति का है तो वो उस काम कर सकता है। जैसे आपको हम बताते हैं, आप पुराने जमाने में चल जाइए, यानी कि महाभारत के समय, उस समय एकलव्य नाम का एक शिष्य हुआ करता था जो द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए गया था, और वहां पर वो नीच जाति के कारण उन्होंने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिए कि नहीं, हम तुमको शिक्षा नहीं पढ़ा सकते, तुम नीच जाति के हो, हम तुमको अगर पढ़ाएंगे तो मेरा रेपुटेशन खराब होगा। मेरा क्या खराब होगा? रेपुटेशन खराब होगा। तो इसलिए वो उस काम को नहीं करते थे, यानी कि मेरा जो है इज्जत खराब होगा, इसके वजह से वो उनको नहीं लिए कि मैं सिर्फ केवल क्षत्रिय लोगों को, जो काम करने वाला होते हैं, जो शिकार करने वाले होते हैं, उनको सिर्फ सिखाता हूं। और इसके वजह से वो क्षत्रिय लोगों को सिखाने लगे। और जो ये जो है एकलव्य जो था, उनका मूर्ति बना करके, द्रोणाचार्य का, और मूर्ति बना करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किए, इन्होंने सीखना शुरू कर दिया, यानी देख देख करके, सिर्फ दूर से देख करके और अभ्यास करने लगा। और उनका जो सबसे प्रिय
शिष्य था जिसका नाम है अर्जुन, जो सबसे महान, पूरा दुनिया का महान शिष्य था और सबसे महान तलवारबाजी, तरंगबाजी, सब सारे चीज में था, एकदम निपुण। लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा दीक्षा ले चुका था कौन? एकलव्य। जब एकलव्य और दोनों के बीच में जब भिड़ंत हुआ तब ये जीत गया। तब इन्होंने गए और उनको से पूछे कि तुम्हारा जो गुरु है वो कौन है, तुम्हारा गुरु महान होगा। ये बोले कि नहीं, एकलव्य बोला कि नहीं, मेरा गुरु महान तो है ही और कोई दूसरा गुरु नहीं, आप ही मेरे गुरु हैं, हम आप ही को अपना गुरु मान चुके हैं। और ये बात जैसे उन सुने तो इनको मन में लगा कि नहीं, ये जो हम किए हैं ये ऐसा करते हैं कि न हमारा जो शिष्य है वो सबसे ऊपर रहे, हमारा पढ़ाया हुआ जो है, मेरा ही पढ़ाया हुआ शिष्य सबसे आगे रहे और राजा को कहलाए, है ना। राजा को ही, राजा के बाल बच्चा को ही ये पढ़ाते थे और राजा के ही बाल बच्चा को चाहते थे कि नाम आगे ऊंचा करे। और इससे ये जो जिस तीर से तीर कमान चलाते थे जिस अंगूठा से, वो अंगूठा दान में मांग लिया, यानी कि दीक्षा के रूप में मांग लिया कि हमने तुमसे शिक्षा दी है तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम अपना अंगूठा दे दो। और वो दे दिया था। एकलव्य कहा, बिल्कुल भी नहीं सोचा समझा और अपना अंगूठा काट करके दे दिया था ये दान में। तो वैसे शिष्य पहले के जमाने में और उस समय भी ये ऊंच नीच का जो काम है ये चलता रहता था और आज के समय में भी रहा। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जैसे महान पुरुष ऐसे आए जो हमारे इंडिया में इस चीज को हटाने का प्रयास किए, कुछ बहुत ज्यादा प्रयत्न किया और धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा सुधार आजकल हो चुका है। तो वही बात बताते हैं आपको कि जाति प्रथा क्या है। जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन का श्रद्धा अनुचित है, यानी कि सब हमेशा एकदम बेकार रहा है, क्योंकि यहाँ श्रम का निर्धारण यानी काम का निर्धारण रुचि और क्षमता के अनुसार न करके, रुचि और क्षमता के अनुसार नहीं किया जाता है। यहाँ पर काम का जो है वो काम को बिल्कुल निर्धारण जो है ये रुचि पर और क्षमता के अनुसार न करके माँ के गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है, माँ के गर्भ में ही ये तय कर दिया जाता है कि यादव के बाल बच्चा है तो बस जानवर लेकर के और बाद में चल जाएगा। अगर पंडित जी का बाल बच्चा है, अगर पुरोहित ब्राह्मण का बाल बच्चा है तो बस टीका लेंगे और पोथी पत्र लेकर के निकाल के बैठ जाएंगे, बस यही काम करेंगे। सब जाति के आधार पे एकदम बटा हुआ था कि जाति के ही नाम पे यानी वो काम करेगा। तो वही कहता है कि जाति प्रथा जो है ये जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन का जो है हमेशा से अनुचित जो बंटवारा किया गया है हमेशा अनुचित है, यानी कि अच्छा नहीं है, बेकार है। क्योंकि यह श्रम का निर्धारण यानी काम का बंटवारा रुचि के अनुसार और क्षमता के अनुसार ना करके माँ के गर्भ में ही ये तय कर दिया जाता है। माँ के गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है, ये तय कर दिया जाता है। कहता है कि कुशलता और अरुचिपूर्ण, अकुशलता यानी उसके लायक ना होने के कारण और उसके प्रसन्नता यानी उनके रुचि यानी उनके मन पसंदीदा ना होने के कारण यह कार्य क्या होता है, यह इसी कारण है कि निर्धारण मनुष्य के गरीबी और अकर्मण्यता की ओर अग्रसर करता है यानी बढ़ा देता है, यानी उसको गरीब से गरीब बनाता है। वो ऐसे तो गरीब होता ही है लेकिन फिर भी और ज्यादा गरीबी के दलदल में उसको ढकेलने का काम करता है। अब मान लीजिए कि किसी गांव में अगर 200,000 आदमी है और मान लीजिए 200 आदमी में अगर मान लीजिए कि 100 या 150 आदमी अगर एक ही कास्ट का हो, ग्वाला हो और सभी भैंसे लेकर के चला तब पूरा दुनिया पर छा जाएगी, पूरा भैंसे दूहने का काम करेगा, कोई उसका दूध खरीदे नहीं करेगा तो वो गरीब बन जाए क्योंकि वो इसका कोई दूध खरीदने वाला नहीं, क्योंकि पूरा काम है तो वो वही है जादव जी हैं तो कोई नहीं खरीदेगा तो वो गरीब बन जाएगा। तो यानी एक ही काम में वही अगर है यादव जी है और दूसरा काम अगर करेगा तो वहां पर सब कोई आगे बढ़ने का कुछ अति क्षमता तक रख सकता है। लेकिन एक ही कास्ट का अगर हो तो वो गरीबी के दलदल में ढकेला जाएगा तो और क्या ढकेला जाएगा। तो इसी बात से उनको बिल्कुल स्वाभाविक नहीं मानते हैं कि ये स्वाभाविक रूप से इसे नहीं है ना। चलिए अगला नंबर हम जानेंगे। अगला नंबर देखिए क्या कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, कैसे बनी हुई है इसके बारे में। कि जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष क्या बनी हुई है, ये कारण बनी हुई है। ये कैसे बनी हुई है जिसपे हम लोग को विचार करना है। अब इस हम लोग कहानी के आधार पे, एक भाषण के आधार पे हम लोग क्या कर देना है इस चैप्टर के आधार पे कि क्या भारत में श्रम विभाजन का आधार जाति है। भारत में श्रम विभाजन का आधार क्या है, जाति है। इस जातिगत विभाजन, इस जाति के आधार पर जो विभाजन है, इस जातिगत विभाजन के आधार पर जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है, जो व्यक्ति जिस काम को
कर रहा है उसके मृत्यु उपरांत यानी कि मृत्यु होने तक वो उसी काम को करता रहेगा, वो उसी काम को करेगा, दूसरा काम वो नहीं करेगा, चाहे उसकी रुचि हो या ना हो। रुचि हो उस काम में या रुचि ना हो, फिर भी वो उसी काम को करेगा जो काम के लिए वो पैदा हुआ है। जिस धर्म में, जिस कास्ट में वो पैदा हुआ, जिस जाति में वो पैदा हुआ है, उसी जाति के वो काम करेगा, चाहे उसका रुचि हो या ना हो। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक आज के उद्योगों में कंपनियों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं? लेखक आज भी उद्योगों में और गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जो है वो किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो इसके बारे में जानेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी लोग उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, भीमराव अंबेडकर जी उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं? जाति प्रथा को स्वीकार करते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं, यानी जाति प्रथा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस जाति प्रथा के फलस्वरूप व्यक्ति को वो कार्य भी करने पड़ते हैं, व्यक्ति को वो काम भी करना पड़ता है जिसके प्रति उसकी रुचि नहीं होती है। इस काम के, जाति प्रथा के फलस्वरूप इस काम को भी करना पड़ेगा आपको जो आपको पसंद नहीं हो, और वही काम आपको करना पड़ेगा। इसलिए ये जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं इसे स्वीकार नहीं करते, जाति प्रथा को स्वीकार नहीं करते, बड़ी समस्या मानते हैं। क्या मानते हैं? बड़ी समस्या मानते हैं। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक ने इस पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? कहता है कि लेखक ने पाठ में किस प्रमुख पहलुओं को जाति प्रथा का एक क्या माना है? हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। तो जानेंगे इनके बारे में कि लेखक के जो पाठ है, ये पाठ में विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में, यानी इस समाज को, यानी बढ़िया समाज बनाने वाले समाज को क्या जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। कहता जाति प्रथा की वजह से समाज में भेदभाव पैदा होता है। जाति प्रथा के वजह से क्या होती है? समाज में भेदभाव पैदा होता है। आर्थिक स्तर पर पेशा चुनने का अधिकार ना होने के कारण, आर्थिक स्थिति पर भी अपनी मन पसंदीदा पेशा रोजगार ना चुनने के कारण वो उसे कितनी भी हानि हो लेकिन वो पेशा नहीं बदल सकता। कितना भी हानि हो फिर भी आप अपना पेशा नहीं बदल सकते जाति प्रथा के कारण। जाति प्रथा के कारण आपको अरुचि पूर्ण वही काम करना पड़ेगा जो आपके पूर्वज तय कर चुके हैं, आपके पूर्वज कर रहे हैं, वो काम आप कीजिएगा। और साथ में आपको रुचि हो या ना रुचि हो, आप उस पेशे को बदल नहीं सकते, कितना भी आप गरीबी के दलदल में चले जाइए। स्वयं जो है खुद से श्रम के चुनने की आजादी न होने के कारण वह व्यक्ति अपनी रुचि से पेशा नहीं बदल सकता, और जीवन भर उसका होता है वो रुचि न होने पर भी वो काम करना पड़ता है। जीवन भर उसे रुचि न होने के कारण भी वो उसका काम करना पड़ता है। क्लियर। ये इनका कुछ बात था। और अगला नंबर हम लोग जानेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। कहता है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, कहता है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है? कहता है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं का माना है? आवश्यक माना है। अब जानेंगे इसका आंसर कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने माना है कि समाज में क्या समानता, स्वतंत्रता, गतिशीलता, सजगता
तथा बंधुत्व की भावना जैसी विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए। कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने माना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता, गतिशीलता, सजगता तथा बंधुत्व की भावना जैसी विशेषताओं को अवश्य होनी चाहिए। अवश्य क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। क्लियर? ये आपका था सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन आंसर जो लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन इसी में आपका कंप्लीट होता है। अगला नंबर जो आपको मिलने वाला है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा, और इसमें बिल्कुल आप लोग दिल खोलकर उसका इंतजार कीजिए, ताकि वो आपको से खुद ब खुद बनने वाला है क्वेश्चन। क्लियर? थैंक यू।